आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट में फांसी सिस्टम खत्म करने की याचिका खारिज। मौत के लिए जहरीली इंजेक्शन या गोली मारने जैसे तरीकों की मांग की गई थी। सीसीटीवी बंद, सबूत डिलीट। बॉयफ्रेंड संग मिलकर पत्नी ने पति बेटे का किया मर्डर। 6 साल पहले हो गए थे साइडलाइन, अब यूपी की कमान। कमबैक करने वाले विनोद तावड़े। बैतौरा के डीक में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जुटाई खुशी। सऊदी से तारिक को बुलावा, बांग्लादेश को इस्लामिक नाटो में शामिल करने की कोशिश। इमरान खान जेल से अस्पताल शिफ्ट होंगे, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज मुनीर को दिया बड़ा झटका। यूक्रेन ने ब्रिटिश ड्रोन से रूस पर हमला किया, नाराज मॉस्को बोला ब्रिटेन जंग को और बढ़ा रहा है। दुनिया भर में बड़ी तांबे की डिमांड, 6 महीने में कॉपर की कीमत में आई जबरदस्त उछाल। विमल इलायची विज्ञापन विवाद में घिरे शाहरुख अजय, पुराने बयान चर्चे में। दिल्ली प्रीमियर लीग में अंपायर के चेहरे पर गेंद लगी, मैदान पर ही गिर पड़े, आईसीयू में भर्ती। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मौत की सजा देने के लिए फांसी की मौजूदा व्यवस्था खत्म करने की याचिका खारिज कर दी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि फिलहाल ऐसा कोई आधार नहीं है जिसके कारण फांसी को असंवैधानिक घोषित किया जाए। याचिका में फांसी को क्रूर, अमानवीय और दर्दनाक बताया गया है। इसकी जगह जहरीले इंजेक्शन, गोली मारने जैसे 4 वैकल्पिक तरीकों से मौत की सजा देने की मांग की गई थी। कोर्ट ने अभी कहा कि याचिका खारिज करने का मतलब यह नहीं कि भविष्य में संवैधानिक समीक्षा का रास्ता बंद हो गया है। अगर ठोस वैज्ञानिक, मेडिकल या अनुभवजन्य सबूत सामने आते हैं तो इस मुद्दे की दोबारा जांच की जा सकती है। कोर्ट ने कहा केंद्र सरकार विशेषज्ञों की समिति बनाकर मौजूदा फांसी की व्यवस्था की व्यापक समीक्षा कर सकती है। समिति यह जांच सकती है कि क्या कोई वैकल्पिक तरीका अनावश्यक पीड़ा कम करने और दोषी की गरिमा बनाए रखने में बेहतर है। बेंगलुरु के चिकाबनावाड़ा में डबल मर्डर केस सामने आया है। इस केस में पुलिस ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस ने मृतक अभिनंदन और 4 साल के बेटे युद्धवीर की हत्या के आरोप में पत्नी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पत्नी हरिणी ने प्रेमी की मदद से अपनी पति को मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, इसके बाद उसने इस अपराध को छिपाने के लिए अपने बच्चे का भी गला दबाकर उसकी हत्या कर दी ताकि किसी को भी इस वारदात के बारे में जानकारी नहीं मिल सके। पिछले रविवार को पुलिस को इस पूरे मामले के बारे में जानकारी दी गई। घटना का खुलासा सोमवार सुबह करीब 7 बजे हुआ, जब हरीना ने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर बताया कि उसका पति और बेटा घर में बिस्तर पर बेहोश पड़े हैं। पुलिस मौके पर पहुंची तो दोनों मृत मिले। भारतीय सियासत में धैर्य, निष्ठा और संगठनिक क्षमता का कोई मुकाबला नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े का राजनीतिक सफर इसका सबसे जीवंत उदाहरण है। महाराष्ट्र की राजनीति में तावड़े एक प्रमुख चेहरा माने जाते हैं। सूबे की फडणवीस सरकार में कद्दावर मंत्री रहे तावड़े का जब 2019 के विधानसभा चुनाव में अचानक टिकट काटा गया था, तब सियासी गलियारों में माना जाने लगा था कि उनका राजनीतिक अध्याय समाप्त हो गया। लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखने के साथ ही उन्होंने जिस तरह से कमबैक किया वह उनकी संगठनिक क्षमता का लोहा मनवाता है। हाशिए पर धकेले जाने के बावजूद विनोद तावड़े ने बीते कुछ सालों में अपनी कार्यकुशलता के दम पर राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत पहचान बनाई। इसी का नतीजा है कि बिहार के बाद अब उन्हें देश के सबसे महत्वपूर्ण सियासी राज्य उत्तर प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया गया है। तावड़े के कंधों पर अब यूपी में आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव की कमान होंगी। यूपी प्रभारी का पद पिछले 2 सालों से खाली चल रहा था। इससे पहले तावड़े 2022 से बिहार का प्रभार संभाल रहे थे और उससे पहले हरियाणा की कमान उनके हाथों में थी। तावड़े का राजनीतिक सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को भाजपा का राष्ट्रीय महामंत्री तथा अमरपाल मौर्य को ओबीसी मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों पर डी मंडल मुख्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई। कार्यकर्ताओं ने एकत्र होकर नारेबाजी और एक दूसरे को लड्डू खिलाकर
अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। यह आयोजन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा की गई इन महत्वपूर्ण नियुक्तियों के उपलक्ष्य में किया गया था। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष राजकुमार द्विवेदी, रंजीत सिंह, मनोज साहू, उदय प्रताप सिंह, मनीष तिवारी, अमित अवस्थी सहित कई गणमान्य भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। दक्षिण एशिया के जियोपॉलिटिकल समीकरणों में भारत के लिए एक नया और चिंताजनक मोड़ आ सकता है। एक रिपोर्ट में तुर्की के मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कहा गया कि बांग्लादेश को भी इस्लामिक नाटो में शामिल करने की कल्पना की गई है। अगर वाकई ऐसी कोई कोशिश होती है तो यह नई दिल्ली के लिए चिंताजनक स्थिति हो सकती है। इसी बीच ढाका में सऊदी अरब के राजदूत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान से मुलाकात की है और उन्हें क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से सऊदी आने का न्योता सौंपा है। इसलिए बड़ा सवाल यह है कि क्या सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान का गुट बांग्लादेश को अपने साथ मिलाकर उसे अपने इस्लामिक नाटो में शामिल करने की बिसात बिछा रहे हैं। अगर बांग्लादेश इस घड़े की तरफ झुकता है तो भारत के पूर्वोत्तर और सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा के साथ साथ बंगाल की खाड़ी पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ेगा। चीन पहले से ही इस पूरे क्षेत्र में पांव पसार रहा है और अगर बांग्लादेश, तुर्की और पाकिस्तान को बंगाल की खाड़ी में बुलाता तो यह भारत के लिए गंभीर सुरक्षा खतरा होगा। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिया है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल से अस्पताल ले जाया गया। इस आदेश के बारे में इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने बताया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यह आदेश इमरान खान के परिवार और उनकी पार्टी की बार बार की गई उन मांगों के बाद आया है जिनमें उनकी सेहत को लेकर चिंता जताते हुए उन्हें अस्पताल में इलाज दिलाने की बात कही गई थी। उनके बेटे ने पिछले साल उनकी बिगड़ती सेहत को लेकर कई बार चिंता जताई थी। उनके वकीलों का कहना था कि जेल में रहने के दौरान उनकी दाईं आंख की रोशनी काफी कम हो गई है। आपको बता दें कि 73 साल के इमरान खान अगस्त 2023 से कई मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद जेल में हैं। उनका कहना है कि 2022 में सत्ता से हटाए जाने के बाद उन पर जो मामले दर्ज किए गए हैं वो राजनीतिक मकसद से प्रेरित थे। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी सेना के प्रमुख असीम मुनीर के लिए बहुत बड़ा झटका है, जो इमरान खान के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं। रूस ने ब्रिटेन पर यूक्रेन जंग में दखल देने का आरोप लगाया है। रूसी सरकार का दावा है कि यूक्रेन ने रूस पर हमले में जिस ड्रोन का इस्तेमाल किया था वो ब्रिटिश कंपनियों ने बनाया। रूस ने कहा कि इसके लिए ब्रिटेन को गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। यह मामला ब्रिटिश अखबार द संडे टाइम्स की रिपोर्ट के बाद सामने आया है। दरअसल इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि यूक्रेन ने रूस में हमला करने के लिए 2 ब्रिटिश कंपनियों के बनाए ड्रोन का इस्तेमाल किया। संडे टाइम्स की रिपोर्ट अगर सही है तो यह पहली बार होगा जब ब्रिटिश तकनीक से बने ड्रोन रूस पर हुए हमलों में इस्तेमाल हुए हैं। ब्रिटेन स्थित रूसी दूतावास ने कहा कि लंदन जानबूझकर यूक्रेन संकट को और भड़का रहा है। वह यूक्रेन के जरिए रूस को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। रूसी दूतावास ने कहा कि इसके गंभीर परिणाम होंगे और ब्रिटेन को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दुनिया में कॉपर यानी तांबे की कीमतों में सोमवार को तेज बढ़ोतरी देखने को मिली। लंदन मेटल एक्सचेंज यानी कि LME में कॉपर की कीमत 6 महीने से ज्यादा के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। सप्लाई को लेकर बढ़ती चिंता और गोदामों में घटते स्टॉक को इसकी बड़ी वजह माना जा रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक LME में बेंचमार्क कॉपर की कीमत 1.1% बढ़कर $14,310 प्रति टन हो गई। कारोबार के दौरान यह $13,396 प्रति टन तक भी पहुंची। इससे पहले जनवरी में कॉपर की कीमत रिकॉर्ड $14,527.5 प्रति टन तक पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने विमल इलायची के विज्ञापन को लेकर शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ पर कार्रवाई की है। तीनों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। FDA का आरोप है कि विमल इलायची के विज्ञापन के जरिए राज्य में प्रतिबंधित विमल पान मसाला का इनडायरेक्ट प्रचार किया जा रहा है। इस मामले के बाद कलाकारों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक उत्पादों के प्रमोशन को लेकर पुराने बयान फिर चर्चे में आ गए हैं। शाहरुख खान और अजय देवगन पहले भी कह चुके हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट सेहत के लिए नुकसानदेह है तो सरकार को उसके निर्माण और बिक्री पर ही रोक लगा देनी चाहिए।
दिल्ली प्रीमियर लीग यानी कि डीपीएल में मैच के दौरान फील्ड अंपायर धर्मेश भारद्वाज चोटिल हो गए हैं। उन्हें एक आईसीयू में भर्ती कराया गया है। घटना सोमवार रात की है, लेकिन इसकी जानकारी मंगलवार को सामने आई है। अरुण जेटली स्टेडियम में न्यू दिल्ली टाइगर्स और ईस्ट दिल्ली राइडर्स के बीच मैच चल रहा था। टाइगर्स की पारी के 18वें ओवर में लक्ष्य थरेजा का शॉट उनके चेहरे पर लगा। शॉट इतना तेज था कि धर्मेश को बचने का मौका नहीं मिला और वे बॉल लगने के बाद मैदान पर ही गिर गए। इसके तुरंत बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें आईसीयू में भर्ती किया है।